मॉर्निंग मैम। थैंक यू सर। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सर मेरा नाम हिमांशु साहू है और मेरे पिताजी का नाम शेषमणि साहू है और मैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले का निवासी हूँ और मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा सिंगरौली ज़िले से ही की है और फिर इसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से गवर्नमेंट न्यू लॉ कॉलेज से BLLB की। तो हिमांशु जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपका जुडिशरी में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? सर वैसे तो सभी सब्जेक्ट फेवरेट हैं, लेकिन अगर मोस्ट फेवरेट देखा जाए तो सर मेरा छत्तीसगढ़ कोर्ट ऑफ फीस एक्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे पसंद है। तो आपने बोला कि छत्तीसगढ़ कोर्ट फीस एक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, राइट? तो मुझे बताइए कि आपने एक सेक्शन पढ़ी होगी, सेक्शन 6, बाहुल्यपूर्ण वाद। तो क्या होता है ये बाहुल्यपूर्ण वाद? मतलब मल्टीफेरियस सूट क्या होते हैं? सर मल्टीफेरियस सूट वो सूट होता है जिसमें दो सूट को हम आपस में मर्ज कर देते हैं और एक सूट बनाते हैं, तो वही मल्टीफेरियस सूट कहा जाता है कोर्ट ऑफ फीस। चलिए, तो आप मुझे बताइए इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? सर मल्टीफेरियस सूट में अगर एग्जांपल देखा जाए तो सर जैसे कि एक सूट है उसके पोजेशन से संबंधित, और उसी में अगर नेक्स्ट सूट देखा जाए तो मेंस प्रॉफिट, अगर उसी पोजेशन से अगर वो व्यक्ति मेंस प्रॉफिट ले रहा है, इन दोनों सूट को मर्ज करके हम एक सूट ला सकते हैं, तो ये मल्टीफेरियस सूट कहला सकता है सर। वेरी गुड। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई व्यक्ति जो एक वाद लाता है जिसमें एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, तो उसमें दो रिलीफ मांग सकता है? सर मांग सकता है तो रिलीफ। चलिए बताइए, एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है एक सूट में जिसमें जो वादी है उसने दो रिलीफ मांगी हुई है, तो छत्तीसगढ़ कोर्ट फीस एक्ट में किस प्रोविज़न में ये बोला गया है कि आप कोर्ट फीस काउंट करोगे दो रिलीफ में, किसके हिसाब से? सॉरी सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ ये सेक्शन 6 में ही है, पर अभी मुझे एग्जैक्ट रिकॉल नहीं हो रहा सर। हिमांशु, यस सर। मुझे एक बात, आपकी हॉबीज़ के बारे में कुछ बताइए। सर मेरी हॉबीज़ वो ट्रैवलिंग है। तो हिमांशु, जैसे आपने बताया आपकी ट्रैवलिंग हॉबी है, यस तो रिसेंटली आप किस हिस्टोरिक प्लेस पे घूमने के लिए गए थे, उसका महत्व क्या है हमारे इतिहास में? सर, रिसेंटली मैंने अभी महेश्वर गया था और वो अहिल्याबाई के लिए फेमस है और वो घाटों के लिए ज़्यादा प्रचलित है। कल ही के दिन हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जी सर। राइट? तो इसके बारे में आप जितनी भी जानकारी मुझे बता सकते बताइए। सर ये इस वर्ष 26 जनवरी 2026 को ये 77th रिपब्लिक डे है, और सर अगर इसके हिस्टोरिकल के बारे में बात करें तो सर 26 नवंबर 1949 को हमारा ये संविधान बन के तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। और अगर और भी पीछे जाएं सर तो देखें तो 26 जनवरी 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर सेशन में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की रावी नदी के किनारे मांग की थी। तो हिमांशु, हर साल 26 जनवरी पे हम लोग किसी चीफ गेस्ट को बुलाते हैं। इस साल 77 रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन है इंडिया में? सर इस बार हमारे इस 26 जनवरी में अतिथि के रूप में यूरोपियन काउंसिल से वहाँ के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस आ रहे हैं और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला आ रहे हैं। बड़े हिमांशु, तो चलिए अब थोड़ा छत्तीसगढ़ पे हम लोग चलते हैं। अभी एक स्कीम चालू की है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, इसको कहा गया है पौनी पसारी योजना। वापस से पौनी पसारी योजना, इसके बारे में मुझे कुछ बताइए आप। जी सर। सर ये योजना वहाँ के राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसमें वहाँ के जो ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं उसको अर्बन एरियाज़ में एक्सपेंड करने के लिए, जैसे कि वहाँ के जो लोग हैं जो उस आर्ट्स में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, तो वहाँ पे लाके वो उसको मार्केट पे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये आर्ट सर मेनली ट्रेडिशनल, वहाँ के लोकल ट्रेडिशनल आर्ट से अर्बन एरियाज़ में एक्सपेंड करने। तो हिमांशु, अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ में एक गांव है, उस गांव का नाम है धुध महारास गांव है, धुध महारास गांव है। उसको अभी न्यूज़ में था, रिसेंटली वो न्यूज़ में था गांव। तो किस लिए न्यूज़ में था ये गांव, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? ये बस्तर ज़िले में आता है और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है और यहाँ पे 2 लाइमस्टोन भी है, एक है कैलाश लाइमस्टोन और एक कुतुब सर लाइमस्टोन। नेशनल पार्क का नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए मैम प्लीज़।
ठीक है हिमांशु, अभी जब सर ने आपसे सवाल पूछा तब आपने मल्टीफेरियस सूट के बारे में बात करी है ना, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सूट क्या होता है और कहाँ डिफाइन है? जी मैम सीपीसी में सूट वर्ड कहीं डिफाइन नहीं है, लेकिन इससे जो रिलेवेंट ऑर्डर और सेक्शन है वो ऑर्डर 7 प्लेंट है, कहीं ना कहीं सूट की तरह ये भी डील करता है, और सेक्शन 9 है। और फिर अगर सूट वर्ड डिफाइन किया जाए तो कहीं है नहीं, लेकिन एक लैंडमार्क केस है हंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ देहरादून, इसमें सूट वर्ड को कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था। चलिए, सही कहा आपने। और मैं पूछना चाहूँगी, आपने सेक्शन 11 सीपीसी पढ़ा है? सेक्शन 11 में रेस जुडी काटा की बात की गई है। ठीक है, और सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन 1? मैम मैंने पढ़ा था लेकिन अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ मैम, सॉरी मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए मुझे बताइए कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कोर्ट कंसिडर करती है जब किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को पनिश करती है? ठीक है, कोई से भी फैक्टर्स बता दीजिए जो आपको याद आ रहा है। इसमें पहले 4-5 फैक्टर्स हैं जो कोर्ट देखता है। पहले है मैम नेचर ऑफ क्राइम। तो नेचर ऑफ क्राइम में कोर्ट ये देखेगा कि जैसे कि उसमें क्राइम का नेचर कैसा है, या तो बहुत ही सीरियस है या फिर उससे भी एक्सटेंड जाए तो हीनियस नेचर का ऑफेंस है। फिर इसके बाद देखेगा मैम एक्यूज्ड का पास्ट रिकॉर्ड, तो उसमें उसने कोई प्रीवियस कन्विक्शन किया या नहीं। फिर इसके बाद मैनर ऑफ क्राइम भी देख सकते हैं कि जिसने वो जो ऑफेंस किया है वो कौन से मैनर से किया है। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जिसमें कई तरह के ऑफेंस हो रहे हैं, बहुत ही एक ग्रेवियस और उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटी है। तो और फिर एक फैक्टर और देखा जा सकता है मैम, उसको प्रोबेशन ऑप्शन भी दिया जा सकता है। और फिर मैम एक बहुत ही नेचुरल जैसा फैक्टर देख सकता है कोर्ट की डिपेंडेंसी, उसकी फैमिली में डिपेंडेंसी क्या है, क्योंकि उस एक एक्यूज्ड के वजह से उसके फैमिली में कितने लोगों को वो प्रभाव पड़ेगा उनके लाइफ पे। वेरी गुड, चलिए बढ़िया जवाब दिया ये तो आपने। अब मुझे बताइए कि अगर एक व्यक्ति है जिसको कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था दिसंबर 2024 में, है ना, डिफेमेशन का सूट है, दिसंबर 2025 तक उसे वाद दायर कर देना चाहिए था क्योंकि 1 साल का परिसीमा काल होता है, लेकिन उसने वाद दायर किया है जनवरी 2026 में। तो अब कोर्ट का क्या रुख होना चाहिए इस बात के प्रति? यस मैम अगर इसको देखा जाए अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन है तो मैम इसमें लिमिटेशन पीरियड 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है, 2 महीने एक्स्ट्रा हो गया है। तो कोर्ट मैम इसमें सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इस सूट को एडमिट नहीं करेगी, और चाहे डिफेंडेंट कोई भी उसमें ऑब्जेक्शन ले, पर कोर्ट इसको एडमिट नहीं करेगी सूट सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। चलिए हिमांशु जी, आपका इंटरव्यू ख़त्म होता है तो आप फीडबैक के लिए इंतज़ार करें, हम आपको बुलाते हैं। जी सर, थैंक यू सर। स्टार्ट। चलिए मैम, तो थोड़ा सा बुला लेते हैं उनको एक बार और अपन सब फीडबैक दे देते हैं, है ना? बढ़िया। चलो। तो हिमांशु इंटरव्यू तो आपका बढ़िया था, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको करेक्शन करने की जरूरत है। वेरी फर्स्ट थिंग, जब भी आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ करेंगे ना, तो आपने शुरू में अपना परिचय तो बहुत बढ़िया दिया था, बट आपको अपना फैमिली का ऑक्यूपेशन बताना है, राइट? अलॉन्ग विद दैट हॉबीज इज अ पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन। हॉबी भी हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन के साथ शामिल करेंगे, राइट? इसके अलावा एक और जो था, मैंने जो पूछा था, एक गाँव था छत्तीसगढ़ का जो रिसेंटली न्यूज़ में था, राइट? उस गाँव को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने बेस्ट विलेज का अवार्ड दिया है। मैं ये सुनना चाह रहा था। बाकी यस, ओवरऑल देखें तो आपका इंटरव्यू बहुत स्मूथ था, अच्छा था, वो मेरी तरफ से अच्छा था। हिमांशु जी, ओवरऑल तो बिल्कुल सही था, लेकिन आपने जिस तरीके से आंसर दिए, है ना, थोड़ा सा उसमें मैं करेक्ट करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने पूछा था आपसे मल्टीफेरियस सूट क्या होता है ना, आपने बिल्कुल सही बोला था, लेकिन इस जवाब को किसी और तरीके से भी दे सकते थे आप ये बोल सकते थे कि अगर 2 कॉज ऑफ एक्शन है और वो 2 कॉज ऑफ एक्शन में एक सूट लगाया जा रहा है, मतलब 2 कॉज ऑफ एक्शन एक ही सूट में है, तो वो मल्टीफेरियस सूट होता है। क्यों होता है? इसका कारण ये था क्योंकि जो कॉज ऑफ एक्शन होता है उस कॉज ऑफ एक्शन के लिए सूट लगाया जाता है। अब वो एक कॉज ऑफ एक्शन के लिए एक सूट, 2 कॉज ऑफ एक्शन के लिए 2 सूट, मतलब सूट क्या हो गए, कंबाइन हो गए। तो मतलब आप समझे, आपको ऐसा आंसर देना था। आपने बोला 2 सूट को ज्वाइंट कर दिया तो वो सर मल्टीफेरियस सूट होता है, जबकि कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइंट होते हैं तब जाके वो सूट बनता है, और सूट को जब ज्वाइंट किया जाता है तो वो मल्टीफेरियस सूट होता है। दूसरी चीज़, आप एग्जाम्पल आपसे पूछा, आपने एग्जाम्पल दिया कि पोजीशन के साथ साथ मीन्स प्रॉफिट अगर आप लगा रहे हो तो वो मल्टीफेरियस सूट आता है, ठीक है। तो
अगला क्वेश्चन मेरा ये था उसी चीज़ पे, मैंने बोला था कि अगर एक सूट में 2 कॉज ऑफ एक्शन अराइज होते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो कोर्ट फीस होती है वो किस हिसाब से डिसाइड की जाती है। आपने इस आंसर पे सॉरी बोला था, जबकि आंसर आपको शायद मेरे ख्याल से पता होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रिलीफ जो होती है वो 2 तरीके की रिलीफ होती है। एक होती है मेन रिलीफ और दूसरी होती है एंसिलरी। जो एंसिलरी होती है वो मीन्स प्रॉफिट वाली है, जो मतलब मेन रिलीफ के साथ चलती है। तो जब भी हम कोर्ट फीस जब काउंट करेंगे तो वो मेन रिलीफ के हिसाब से करेंगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझें और फिर आंसर देने के शब्दों को थोड़ा सा बना के रखें, किस हिसाब से आप एक परफेक्ट आंसर फ्रेम कर पाते हैं, राइट। बाकी ओवरऑल आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था, शाबाश, है ना। चलिए हिमांशु, आपका इंटरव्यू तो अच्छा रहा, लेकिन कुछ कमियां हैं जो मैं आपको थोड़ा सा, जैसे बाकी सर ने तो बता ही दिया है। एक तो आप शब्दों का चयन ठीक से करिए, है ना। आप बोलते ठीक हैं, लेकिन एक तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है। जब आप बोले ना तो आप बोलने में हड़बड़ी मत करिए, आप थोड़ा शांति से बोलिए। जैसे हमने आपसे कोई सवाल पूछा है तो 2 सेकंड पॉज लीजिए, अपने दिमाग में फ्रेम करिए, उसके बाद बोलिए। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि आपसे सवाल पूछा जाता है और आप तुरंत जवाब देने के लिए जंप करते हैं, तो ये मत करिए। इससे ना कई बार, अभी तो देखिए आपसे जो सवाल पूछे गए लकीली आपको सारे आ गए, है ना, आपको जानकारी है। कहीं कहीं ऐसा होता है, हमको अगर सवाल का जवाब नहीं आता है तो वो इम्प्रेशन अच्छा नहीं होता। आप एकदम कोशिश करते हो जवाब देने की, आप कोशिश करो कि थोड़ा रुको और फिर जवाब दो, ठीक है। और जब आप सॉरी बोल रहे हो किसी भी आंसर के लिए, आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, होता है ना, सारी जानकारी हमको नहीं होती है या सब नहीं याद आता है। लेकिन तब आप ऐसा बोलिए कि मैंने पहले पढ़ा था, या उससे रिलेटेड कोई बात भी आपको याद है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी। सपोज सेक्शन 6 के लिए पूछा है, क्वेश्चन अंदर से पूछा, लेकिन आप इतना मेंशन कर सकते हो कि मैम ये सेक्शन 6 में है, लेकिन बाकी जानकारी मुझे अभी नहीं है या बाकी मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी, ठीक है। एटलीस्ट उससे रिलेटेड कोई बात भी आप बता दोगे ना तो भी वो सफिशेंट है, ठीक है। बाकी तो ओवरऑल ठीक ही था, मुझे ऐसा कुछ लगा। थैंक यू सर मैम फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, वो मैं इन पॉइंट्स पे कार्य करूँगा। नमस्कार छत्तीसगढ़ जुडिशरी एस्पिरेंट्स, अब आप लोगों को अपने मेंस क्लियर करने के बाद तलाश है एक ऐसे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की जो आपका इंटरव्यू क्वालिफाई करा सके। तो जी हाँ, ड्रीम जुडिशरी लाया है आप लोगों के लिए एक इंटरव्यू कोर्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसमें लगभग 5 मॉक आप लोगों को दिए जा रहे हैं, जो ऑनलाइन मोड पे भी रहेंगे और ऑफलाइन मोड पे भी रहेंगे। यदि आप हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ड्रीम जुडिशरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और मात्र आप हमारे पोर्टल फीस को पे करके हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी क्लासेस भी ले सकते हैं और साथ ही साथ हमारे मॉक को भी अटेंड कर सकते हैं। यदि आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हम पहली बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं आप लोगों के मॉक लेने के लिए, जिसमें आपको लगभग 3 से 4 मॉक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। ये आपको 6, 7, 8 फरवरी को प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और ज्यादा से ज्यादा इस इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़कर अपने सिविल जज बनने के सपने को पूरा करें। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।